मेरे प्यारे बैंक साथियों, मैं वापस स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक के लिए, बैंकिंग बिजनेस के लिए क्यों आवश्यक है। उसके बाद हमने देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। उसके एक एक्सेल के माध्यम से हमने समझा था कि किसी व्यक्ति की लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये कैलकुलेशन कैसे किया जाए। बैंक इंश्योरेंस के इस सेशन में आज मैं जो बात करूंगा वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहले कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है हेल्थ इंश्योरेंस का। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कोई आज की डेट में तैयार नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके जो खर्चे होंगे, उस खर्चे के लिए क्या आपने कोई डिपॉजिट अमाउंट रखा है? आप बैंक में हैं, आप लोगों ने हो सकता है बैंक में हम हर चीज का प्रोविजन करते हैं। ठीक है, हम आने वाले एक्सपेंसेस का प्रोविजन करके रखते हैं, लेकिन ऐसे कंटिंजेंट एक्सपेंसेस जो बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए क्या हम प्रोविजन हमारे पर्सनल लाइफ में करते हैं? कभी कोई नहीं करता है कि इतना मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाए तो उसके लिए मैं कहाँ से लेके आऊंगा पैसे, तो इसके लिए मैं कुछ अमाउंट हर महीने जमा करके रखता हूँ। ऐसा कोई कंसेप्ट हमारे पास, हमारी फैमिलीज में होती नहीं है। इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आपके जो मेडिकल इमरजेंसीज होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो आएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आएंगे, उन एक्सपेंसेस को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, क्योंकि हम उसे हर साल एक प्रीमियम पे करते हैं। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी कोविड सिचुएशन है, कोविड-19 के चक्कर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देख सकते हो 18 लाख लोग हमारे पूरे भारत में पीड़ित हो चुके हैं कोविड-19 से। और जो इसका एक्सपेंसेस है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख रुपए का एक्सपेंसेस अगर 15 दिन के लिए बिना किसी ट्रीटमेंट के ये एक्सपेंसेस आते हैं ये कोविड-19 में। सो हमें किस तरीके का इंश्योरेंस लेना चाहिए ये समझना जरूरी है, और कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाउ मच टू कवर, सिंपल सा एक फॉर्मूला जो मैंने प्रैक्टिस में लाया है, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर ये मैं लेकर आता हूँ कि मेट्रो अर्बन एरियाज में जो व्यक्ति रहता है उसे मिनिमम 5 लाख रुपए पर फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के व्यक्ति के फैमिली में 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो उस परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस 20 लाख रुपए होना चाहिए, जो मेट्रो और अर्बन एरिया में रहते हैं। जो मेट्रो एंड अर्बन के अलावा बाकी एरिया में, रूरल सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, उनको 3 लाख रुपए पर फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी कि वही 4 के फैमिली मेंबर्स अगर हैं तो 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचिए 12 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कितना महंगा होगा। एक एवरेज जो रेट है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का, 5 लाख रुपए का तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास प्रीमियम, सालाना जो प्रीमियम होता है वो ये एक एवरेज प्रीमियम है। अब 20 लाख रुपए के लिए हम 20-20 हजार के 4 पॉलिसीज ले लें, ये तो संभव नहीं होगा। 80,000 रुपए हम हेल्थ इंश्योरेंस में दे नहीं सकते आज की डेट में। तो उसका एक समाधान होता है सर, वो टॉपअप पॉलिसीज। टॉपअप पॉलिसीज क्या होता है, ये जो 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का हमने एक बेस प्लान ले लिया। बेस प्लान हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का, हमने पूरी फैमिली को कवर करने के लिए 5 लाख रुपए का बेस प्लान ले लिया। बेस प्लान में जो है 20,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो हम पे कर रहे हैं। इसके ऊपर हम एक टॉपअप प्लान ले लेते हैं। टॉपअप प्लान क्या होता है, जब ये बेस प्लान खत्म हो जाता है, उसका पूरा यूज हो जाता है, तब टॉपअप प्लान एक्टिव होता है। उसके बाद उसके टॉपअप प्लान से एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि बेस प्लान जैसे सपोज 5 लाख रुपए का किसी ने लिया, तो जरूरी नहीं है कि हर साल सारे फैमिली मेंबर्स इतना बीमार पड़े कि 5 लाख रुपए का खर्चा हो जाए। लेकिन किसी सिचुएशन में, किसी कोविड सिचुएशन में, आज की डेट में किसी एक व्यक्ति को कोविड हो गया तो पूरा परिवार उसके चपेट में आ गया। हर कोई अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उनके फैमिली एक्सपेंसेस 3-3 लाख रुपए का एवरेज कैलकुलेशन कर ले तो 12 लाख रुपए चला जाएगा। तो 12 लाख रुपए जो है उसके बाद टॉपअप आएगा। 5 लाख के बाद टॉपअप प्लान से पैसे निकलने स्टार्ट होंगे। टॉपअप प्लान जो है तो बहुत ही सस्ता होता है। बहुत ही सस्ता का कहने का मतलब, मैं अपना एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैंने टॉपअप प्लान 8 लाख रुपए का टॉपअप प्लान लिया है। 4 लाख के ऊपर 8 लाख का टॉपअप प्लान 3300 रुपए सालाना में। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम है जहां से मैंने टॉपअप प्लान लिया है। सो इस तरीके से टॉपअप प्लान हम बेस प्लान के ऊपर एड ऑन ले सकते हैं।
तो सपोज किसी का 5 लाख रुपए का फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस उसने बेस प्लान ले लिया, तो 15 लाख का टॉपअप ले ले और टोटल 20 लाख रुपए का कवर करा ले, तो टोटल जो एक्सपेंसेस आएगा तकरीबन 26,000 27,000 रुपए के आसपास में पूरी फैमिली का इंश्योरेंस हो सकता है। अब इसमें कुछ राइडर्स होता है, राइडर्स आप अपने तरीके से देख सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार लिया जा सकता है, कस्टमर के चॉइस के अनुसार। मैटरनिटी कवर होते हैं कुछ में, हॉस्पिटल केस क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन केस में हर दिन जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए कुछ हजार 1,500 रुपए डेली एक इंश्योरेंस कंपनी रिएम्बर्स करती है, इसे हॉस्पी कैश कहते हैं। क्रिटिकल इलनेस एक और राइडर है, जो इन केस ऑफ कैंसर हो गया, कैंसर होने की कंडीशन में कुछ एक लमसम अमाउंट क्रिटिकल इलनेस कवर अगर लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। पर्सनल एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल डेथ कवर, रिस्टोरेशन बेनिफिट जब आपका टॉपअप आपका जो प्लान खत्म हो जाता है तो वो वापस रिस्टोर हो जाता है, ये एक और बेनिफिट है। तो ये जैसा जरूरत है वैसा लिया जा सकता है, बट मेरा बेसिक जो कहना था वो ये था कि बेस प्लान प्लस टॉपअप लिया जाए। टॉपअप में भी हमेशा सुपर टॉपअप लिया जाए। सुपर टॉपअप में होता यह कि किसी भी परिवार में किसी भी मेंबर्स का टोटल एक्सपेंसेस अगर बेस प्लान को खत्म कर देता है, उसके बाद टॉपअप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, सुपर टॉपअप। और टॉपअप के केस में पर्टिकुलर एक व्यक्ति के एक्सपेंसेस अगर बेस प्लान को खत्म करते हैं 5 लाख रुपए के ऊपर जाएगा, इस उदाहरण के तौर पर जैसा लिया, तब टॉपअप एक्टिव होता है। सो सुपर टॉपअप प्लान जरूर लिया जाए बेस प्लान के साथ, ये मेरा कहना था। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक था बैंकर्स के लिए, एक और जनरल इंश्योरेंस के केस में कि कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती अक्सर हम यहाँ पे कर जाते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमें इंश्योरेंस कितना अमाउंट लेना चाहिए। आप एक जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमने किसी को लोन दिया, हमने स्टॉक के अगेंस्ट लोन दिया, स्टॉक है उस व्यक्ति के पास 1 करोड़ का स्टॉक है, स्टॉक मतलब जो सामान है उसके पास जिसके बेस, तो स्टॉक अगर 1 करोड़ रुपए का है और उस पे हमने लोन सिर्फ 20 लाख रुपए का दिया है, 1 करोड़ के स्टॉक अगेंस्ट 20 लाख रुपए का लोन दिया है, तो इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए। बहुत सी जगह पे मैंने ये देखा है कि इंश्योरेंस सिर्फ 20 लाख रुपए का लिया जाता है, क्योंकि हमने तो लोन 20 लाख रुपए का दिया है। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये अंडर इंश्योरेंस का केस हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज कहती है कि अगर 100% आपके स्टॉक का वैल्यू आपने इंश्योरेंस नहीं किया है, तो सपोज 20 लाख का आपने इंश्योरेंस किया 1 करोड़ के अगेंस्ट में, यानी कि सिर्फ 20 टाइम्स का इंश्योरेंस किया है। तो जब क्लेम आएगा, क्लेम मान ले 10 लाख रुपए का क्लेम आया, फायर हो गया, आग लग गई उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में, तो अगर 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो कंपनी सिर्फ 2 लाख रुपए सेटल करेगी, 20%, क्योंकि आपने इंश्योरेंस 20% का लिया है टोटल स्टॉक के। सो स्टॉक के केस में हमें ये कस्टमर से पूछना होता है कि मैक्सिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम साल भर में कितना होगा, कितना स्टोर करता है वो। दिवाली के टाइम मेरा माल बढ़ जाता है, 1 करोड़ की जगह पे 2 करोड़ हो जाता है, तो उसे 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम अगर एक्सीडेंट हो गया तो अंडर इंश्योरेंस का केस होगा और उस प्रोपोर्शनेट सेटल होगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में भी हमने 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लिया है, लेकिन 10 लाख रुपए का लोन दिया, हमने 10 लाख का इंश्योरेंस किया, हमें पूरे 50 लाख का इंश्योरेंस करके रखना है। ये दो चीजें मुझे आपको बताना था, आपको कम्युनिकेट करना था, ताकि ये बाद में इश्यूज क्रिएट ना हो आपके क्रेडिट में। अगर कोई क्लेम आ जाता है और बाद में एनपीए हो जाता है अकाउंट, तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर यहाँ पे बैंक के में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज या जिन्होंने इंश्योरेंस किया उनके ऊपर आ जाता है कि वो इंश्योरेंस पूरा क्यों नहीं लिया गया था। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि 100% स्टॉक एंड मशीनरी का जो वैल्यू है उसके 100% का इंश्योरेंस लिया जाए। थैंक यू दोस्तों, मुझे ये दो बातें बस आपसे शेयर करनी थी। सुनते रहिए, और सुनते रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।